मैं भी उसके साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। आज बड़े अरसे बाद हमारे एक दोस्त मेरे मौक्कल भी, मैं वकील था उनका, मशहूर ज़माना केस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 17 वगैरह सारों के हवाले से। वैसे तो इन्होंने बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट भी दाखिल की थी, वो डिस्पोज कर दी थी, और ये रेस्पोंडेंट थे वही शहजाद भट्ट साहब, आप पहचान गए होंगे। वीलॉग 100 मैं कोशिश करूँगा कि टीम वीलॉग 100 के हवाले से भी कुछ क्लिप इस पर ज़रूर लगा दे, यानी उसमें से कुछ चूज़न जो क्लिप्स है ना वो वीलॉग 100 के भी इसमें ऐड कर दें कि जिसमें हम इकट्ठे बैठे थे। चाह रहे हैं राइट जी। अच्छा, मैं अब सच की तरफ आता हूँ। आपने गालिबन बड़ा स्क्रूटनाइज किया है रिटर्नों को, वो मैंने भी जिक्र किया कि खामोशी थी। पहला लेटर जो लिखा गया इस्लामाबाद में बताया कि किसी ने बता दिया कि ऊपर से हुक्म आया, नाम किसी का नहीं है, और वो गालिबन 20 जनवरी को लिखा गया। ये इनकम टैक्स की रिटर्न 2018 और 2019 की कब फाइल की गई हैं? मुझे तो डेट कोई नहीं मिली जी। अगर आप ये तकरीबन खुद इन्होंने पब्लिक किया, कागज दिखाने आपने सारे साथ साथ ताकि नाज़रीन को समझ आ सके। ये अब इंटेंशनल, डेफिनेटली इंटेंशनल है, क्योंकि आप पूरी एक लाइन को हाइड कर रहे हैं। ये क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मैं इस पोर्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पूरी लाइन एडिट होती है, वहाँ पे लिखा होता है डॉक्यूमेंट। ऐसे दिखाइएगा, ऐसे दिखाइएगा। ये देखिए, यहाँ पे मेंशन है टैक्स पेयर का नेम, एड्रेस, आईडी कार्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट नंबर होता है। अच्छा, मैं ज़रा आसानी के लिए ज़रा ये बताता चलूँ, ये एक उन्होंने एक और एसएससी का निकाला है। ये देखें, ये बाकायदा इम्बोस है, ईडीएन, इसका कहते हैं ईडीएन, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट नंबर, और ये साथ डेट लिखी है कि डॉक्यूमेंट डेट किस डेट को, देखें हाईलाइट किया हुआ है, यानी ये ड्यू डेट है 31 नवंबर 2018, डॉक्यूमेंट डेट 30 नवंबर 2018, यानी इस डेट को ये फाइल किया हुआ। अब जरा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये डॉक्यूमेंट डेट वाला पोर्शन इन्होंने यहाँ से हाइड कर दिया। अब अगर ये डॉक्यूमेंट पब्लिक को दे रहे हैं तो पूरे पेज में से इस पोर्शन को हाइड करने का मकसद क्या है? और उसके बाद हम आज बैठ रहे हैं। सवाल आप पूछेंगे, आप हैरान होंगे कि आज ही क्यों बैठे। ये हाथ से कुछ लिखा, लेकिन ये मैं कहा है कि इसके सफ़े जो है ना 1 से लेकर 7 सफ़े साथ साथ वो तस्वीरें साथ साथ चलती रहेंगी। ये जो डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 17/2019 का, जो जस्टिस काजी फायजी साहब जो चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को, वो वहाँ पर मामला थे। अच्छा, ये सारों में शॉर्ट में मैं सिर्फ थोड़ा सा बताता चलूँ कि क्या जो है वो समझने वाली बात है। पैरा नंबर 4 बड़ा है मैं इसका। पैरा नंबर 4, ये ऑर्डर बेसिकली जून 19 2020 को जारी हुआ था। और पैरा नंबर 4 इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि पैरा नंबर 4 में तय किया था कि नोटिस जारी करने हैं 7 दिनों के अंदर अंदर। जुरिसडिक्शन तय की थी, तो इस तरह देखा जाए तो ये 26 जून 2020 बनती है डेट। आगे पैरा नंबर 8 में आ जाए तो पैरा नंबर 8 को अगर आप सामने रखेंगे तो वो कहा गया 60 दिनों के अंदर अंदर नोटिस करके प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है और 75 दिनों में ऑर्डर जारी करना है। ये वैसे क्या, चूँकि ये साथ चलेगा, मैं सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ये अगस्त 25 2020 तक 60 दिन मुकम्मल हो जाते हैं जहाँ प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी थी। और आज हम बैठे हैं 5 सितंबर, तो 9 सितंबर तक जो कैलकुलेशन हमने की है, हो सकता है थोड़ी बहुत गलत हो, एक आध दिन का फ़र्क पड़ जाए, वो 75 दिन में ऑर्डर जारी करना है। और उसके 7 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन CBR ने ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ रखना है, सामने रखना है 7 दिनों के अंदर अंदर। अगर फ़र्ज़ करें कोई ऑर्डर पास नहीं करता, चेयरमैन CBR नहीं करता, तो 100 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट जानी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। ये वो सारी प्रोसीडिंग बता दी हैं। अब बग़ैर किसी तमहीद के वही शहजाद भट्ट का तारुफ तो मैंने आपके सामने करवा दी है, मैं उनकी तरफ चलता हूँ। वहीद, हम आज वीलॉग 100 के बाद बैठ रहे हैं और वो भी आपने मुझे याद कराया कि दिन मुकम्मल हो गए हैं, काफ़ी कागज़ आपने इकट्ठे किए हुए हैं। देखिए, इस ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन आप क्या देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? इसकी इंटरप्रिटेशन अब यहाँ पे इशू है, एक फैक्ट्स है और एक लॉ है।
अगर ये दोनों चीज़ें छोड़ दें तो फिर पॉलिटिक्स रह जाती है। ओह मैं सॉरी, मैंने अक्सर मैं रोक रहा हूँ आपको, और मुझे जो है ना वो बात ज़रूर करनी चाहिए थी, और वो बड़ी गोल्डन सेइंग थी। मैं जो कि मुझे स्टार्ट ही उससे करना चाहिए था, आपने अच्छा करा दिया कि मुझे याद करा दिया आपने। ये कार्ल सैंडबर्ग ने कहा है, बड़ी खूबसूरत बात कही है, कोट्स हैं, कोटेबल कोट्स हैं, तो सुनिएगा। इफ द फैक्ट्स are against you, argue the law. If the law is against you, argue the facts. बड़ा इंटेलिजेंट बात है। अगर अगली सुनिएगा, if the law and the facts are against you, pound the table and yell like hell. ये बस मैं भूल गया था, तो बात करते हुए चले आपके सामने रख दी। अभी जो आज तक की पोजीशन है कि वो मैडम ईसा वो उसका अम्ब्रेला ले बेगम जस्टिस काजी फैसल एहतराम के साथ थोड़ी सी मोहतरमा मिसेस काजी खायदी साहब, वो अब उसका शेल्टर ले रही हैं टाइम लिमिटेशन का। अभी जो डायरेक्टली तो नहीं इन्होंने शेयर किया, लेकिन ये एक हसनात मलक साहब का आर्टिकल है, जस्टिस ईसा वाइफ क्वेश्चन FBI असेसमेंट ऑफ हर वेल्थ। अच्छा, उसमें बड़े सीरियस उन्होंने उनके हवाले से कोई बातें की हैं जो अम्ब्रेला ले रही हैं टाइम लिमिटेशन का। एक तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 174 में 6 ईयर से मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मेरा पुराना रिकॉर्ड आप क्यों मांग रहे हैं। फिर 122 सेक्शन में आ रहे हैं जो जनरली अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो वो 5 ईयर्स के बाद आपकी रीअसेसमेंट नहीं हो सकती। इन सारी बातों का जवाब पहले देना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको बार बार ये लोग लिख रहे हैं कि जी रेफरेंस क्रैश हो गया है, रेफरेंस ख़त्म हो गया है। तो ये तमाम लोग बिल्कुल नहीं, अगर हुआ है तो किस तरीके से हुआ है ये कोई पढ़ने की जहमत नहीं कर रहा। नहीं वो वजह है कि मैं लिमिटेशन को भी इसी में क्लियर करता हूँ। अब ये लॉ और लिमिटेशन एक साइड पे है, ये फुल बेंच का डिसीजन एक साइड पे है। ऑर्डर फॉर डिटेल रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर एंड सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर मेड और डायरेक्शन गिवन देयर अंडर दीज पिटीशन आर अलाउड एंड डिस्पोज ऑफ इन द फॉलोइंग टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट टू व्हाट इज स्टेटेड बिलो। बाकी पूरा ऑर्डर इसके साथ इंटरलिंक है। यानी राइडर लगा दिया ना, जो ऑर्डर ऐसे क्वेश्चन नहीं किया कि जो बाकी चीजें सामने रखनी अगर आपने नीचे वालों को इम्प्लीमेंट फॉलो नहीं कर रहे तो सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। ये कंडीशनल उसकी क्वेश्चन है या उसकी एनलमेंट है। सब्जेक्ट टू व्हाट इज स्टेटेड बिलो द ऑर्डर ऑफ कोर्ट इज दैट रेफरेंस नंबर 1 डिक्लेयर टू बी ऑफ नो लीगल इफेक्ट। अब नीचे क्या कह रहे हैं इसके पैराग्राफ 4 में है, विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर द कंसर्न कमिश्नर शैल हिमसेल्फ इशू अप्रोप्रिएट नोटिस। बेंच के लर्नड मेंबर्स ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो सारी लिमिटेशन जानते हैं। ये अगर मेरी अदर साहब की या किसी जैद बकर की असेसमेंट हो तो मैं जाके कहूँ जी ये टाइम लिमिट है, मेरे ऊपर नहीं आ सकता। ये उस बंदे के बारे में मनी ट्रेल का इशू है कि जो सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और वो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना है। अब वो बंदा अगर इस लिमिटेशन पे अल्टीमेटली जो मैडम ईसा हैं वो रिप्रेजेंट तो काजी ईसा को कर रही हैं। मैं आगे इस पे आ रहा हूँ, लिमिटेशन आपने कह दिया ना 6 ईयर FBI नहीं पूछ सकता, तो फिर वो पहले जाके फुल बेंच से पूछे। मैं एक सेंटेंस सिर्फ बोल दूँ इसमें, टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन। ये किन को कह रहे हैं कि इन्होंने जवाब देना है कमिश्नर को रिगार्डिंग द नेचर एंड सोर्स ऑफ फंड्स सेपरेटली फॉर ईच प्रॉपर्टी वेयर बाय द 3 प्रॉपर्टीज इन द यूनाइटेड किंगडम। फिर 3 प्रॉपर्टीज की डिटेल है दैट आर इन द नेम्स ऑफ द स्पाउस एंड चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन वर रिक्वायर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कह रहा है कि 3 प्रॉपर्टीज की सेपरेटली आप एक्सप्लेनेशन देंगे। आप कह रहे हैं कि जी ये 174(3) में 6 ईयर से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मैंने मेंटेन करना, 122 की लिमिटेशन ख़त्म हो गया, प्रॉपर्टी 2004 में लिया, आपने इस ऑर्डर की निगेशन कर दी है। दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है 2018 SCMR 1375। सेम सिचुएशन थी, एक ऑर्डिनरी टैक्स पेयर ने फर्स्ट टाइम अपनी वेल्थ डिक्लेयर की और उसने कहा कि ईयर ऑफ डिस्कवरी के ऊपर ये असेसमेंट या कंसील्ड इनकम टैक्स नहीं होगी, ये जिस ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जिसमें ऑनरेबल फुल बेंच के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं मिस्टर जस्टिस उमर ताब बंदियाल, ये 2018 SCMR 1375
इसके जो इशू इन्होंने हाईलाइट किया है, we also noticed that the addition of 60 million was made in the taxable income of the petition under section 111(1)(b। ये वही है concealed income का जो अल्टीमेटली मिसेस काजी फायज ईसा की असेसमेंट के ऊपर इनके हाथ में concealed income tax होगी। of the ordinance on account of petitioner failure to furnish material in support of his defense during reconciliation proceeding। ये reconciliation proceeding ultimately money trail है। मनी ट्रेल ही है जो कह रही थी वो मनी ट्रेल क्या होता है? मनी ट्रेल क्या होता है? The said provision stipulate that where a person fails to offer a satisfactory explanation about the nature and source of investment। ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच क्या कर रहा है? To offer an explanation regarding the nature and source of funds separately for each property। इसलिए इस केस का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी हुई है। Fails to offer satisfactory explanation about the nature and source of investment, the value of investment shall be included in the person income chargeable to tax to the extent it is not adequately explained। आगे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है, रिकॉर्ड इंडिकेट दैट द पिटिशनर हैड शोन हिज नेट वेल्थ एज ऑफ 30th of June 13 to be rupees 64 million। however the department was not satisfied with the veracity of the return and called upon him through show cause notice to explain net wealth as on 30th of June 2012 which had remained unexplained। यहाँ पे he maintains that the petitioner filed his return for the first time in 2013। यहाँ पे 2018 और 90 की रिटर्न लेटली फाइल की गई हैं जनवरी 2019 में। और अगर आपने उस रिटर्न में फर्स्ट टाइम जो ओपनिंग वेल्थ दिखा रहे हैं उसको रिकनसाइल नहीं कर रहे तो वो सारी की सारी 2018 में ही ऐड होगी। 111 read with order passed by full bench in CP number 17 and as decided by Honorable Supreme Court in 2018 SCMR 1375। As such, the amount of wealth shown for the year 2012 amounting to rupees 60 million could not be taxed in terms of section 111। अच्छा, मैं जो कि नाज़रीन जरा इससे बोर ना हो जाए इन चीज़ों से, मैं सिंपल सी बात बताता चलूँ। आप ये कहना चाहते हैं या जो मैं समझ पाया हूँ या मैं ये बात है कि पहले तो मैं क्लियर कर दूँ ये बात। देखें ज़रा, ये आम नाज़रीन के लिए भी बात है, ज़रा समझने वाली बात क्या है। देखें, यहाँ लिमिटेशन का इशू सारा सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। अगर फ़र्ज़ करें वो लिमिटेशन का सहारा भी लेती है, लिमिटेशन का स्कोप इसलिए ये ख़त्म किया यहाँ, और ये एक तरह की इंक्वायरी हो रही है, एक तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि अगर तो ये जायदादें इन्होंने अपने सोर्सेज से ख़रीदी थी, इनके पास पैसा था, मनी ट्रेल थी, वेल्थ रिकनसाइल कर सकती हैं, जैसे अभी जजमेंट 2018 SCMR 1375 में वही शहजाद भट्ट ने बताया, तो वो सारी चीज़ें अगर रखें सामने और वो रिकनसाइल करके बता दें। लेकिन जब हम स्टोरी देख रहे थे, आप मुझे पॉइंट आउट की थी हसनात की स्टोरी, उसके अंदर उन्होंने जो बताया है ना जी कि 93,75,931 आमदन तो मान ली है उनकी, लेकिन 10,40,80,020 रुपये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं मानी। और वजह क्या है? वजह ज़रा समझनी है एक आम लैंग्वेज के अंदर, और ये भी क्रेडिट जाता है वही शहजाद भट्ट का। मैं उसमें वही बाद में आता हूँ। पहले मैं बताता चलूँ कि सबसे पहला जो काम किया ना, सबसे पहला जो काम कि जब ये उस वक्त बताई क्या नाम है, इनकम जो डिक्लेयर ही नहीं की, यानी ये प्रॉपर्टीज़ 2004 में डिक्लेयर करनी थी, नहीं की, 2011 में नहीं की, 2000 जो अभी तक रिकॉर्ड सामने आया है। और उसका वो वजह है कि जब आपने उन सालों में अगर तो कोई सोर्स आपका थी, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम थी, अगर कोई रेंटल इनकम थी, अगर आपकी स्कूल की इनकम थी, जैसे 38 सालों का बता रहे हैं, कोई पता नहीं कितने एकड़ ज़मीन बता रहे हैं जो एग्रीकल्चर 2243 कनाल। हालांकि मैंने अभी आप 2001 में सिंध में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आ चुका था, आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो दिया ही नहीं। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं दिया तो क्या, तो आमदन तो फिर वो नहीं आएगी ना। वो नहीं है। इसमें एक और इशू भी है, वो उनका ये स्टांस है कि मेरी इनकम एग्जाम्प्ट थी तो मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। उसमें तो अब ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर कह चुका है, ये एक्सक्यूज कैसे है। फिर ये तो पूरे टैक्सेशन सिस्टम को आप नेगेट कर रहे हैं। हर बंदा कहता है जी मेरे से टैक्स कैसे लेंगे, मेरी इनकम एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए आपने टैक्सेशन अथॉरिटी के पास डिक्लेरेशन देना है, जब इनकम टैक्स रिटर्न देनी है, टोटल इनकम डिक्लेयर करना है, एग्जाम्प्ट है, और वो एग्जाम्पशन को देखेगा टैक्सेशन वाकई एग्जम्पशन है कि नहीं है। अब आपके पास लिख देने से नहीं है, लिखने की जरूरत, इन्होंने जो कहा मैंने डिक्लेयर ही नहीं की। ये वैसे ही है कि मैंने ये सारे एग्जामिन कर लिए टैक्स। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं आपको। देखिए, मैं ये तो बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया आपने। आपके पास पहले आप ये 2 लॉ बता दें। अब ये एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर
ये बात कर रहे हैं 2012 डेक्लेरेशन की, ये बात कर रहे हैं डेक्लेरेशन की, जबकि जो टैक्स की कोर्ट्स हैं वो डेक्लेरेशन के ऊपर टैक्सेशन को डिसाइड कर चुकी हैं। 2012 पीटीडी 1301, 2012 पीटीडी 1301, ये 17 फरवरी 2011 का डिसीजन है केपीके का। उन्होंने कहा कि अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की है और उस पर अगर टैक्स नहीं दिया सूबे में, तो वो फेडरल गवर्नमेंट का राइट है कि उसको अनडिस्क्लोज इनकम में फेडरल में 111 का टैक्स ले। ये उससे एक स्टेप आगे है। एक स्टेप आगे हो गया कि यानी अगर आप डेक्लेरेशन है और सूबे में टैक्स नहीं दिया, आपने तो कहा मेरी इनकम एग्जाम्प्ट थी तो छुट्टी हो गई, इसका मतलब आपने सूबे को भी चीट किया और फेडरेशन को भी किया। अनडिस्क्लोज इनकम में वफाक ले उसकी। देखें, वफाक ने टैक्स नहीं लेना, ये बड़ा एक थिन लाइन है, टैक्स लेना है सूबे में, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम फेडरेशन 41 एंट्री को सामने रखते हुए, लेकिन आप सेक्शन 41 अगर आप उसको डिक्लेयर करेंगे तो वफाक को और सूबे को पता चलेगा आपने क्या दिया। बिल्कुल सही होगा। इस केस में इन्होंने क्या एक और भी आपने रखा सामने, जी मैं बताता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर, डेक्लेरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ओवर एंड अबव अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस was inflated and was liable to addition toward the income of taxpayer which had rightly been subjected to addition by the taxation क्लियर हो गई authority. बात। No doubt the actual agriculture income was exempt from federal taxation under section 41 of the income tax ordinance, but it did not mean that the taxpayer was scot free to declare such income as its sweet will. यहाँ पे डेक्लेरेशन भी जरूरत है देने की और साथ प्रोविंस में टैक्स, प्रोविंस में भी देना है आपने। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लेटेस्ट इसका ऑर्डर है, ये सीए नंबर है 815 और ये 8 जनवरी 2019 का ऑर्डर है। एग्रीकल्चर इनकम अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं और सूबे को टैक्स नहीं दे रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी असेसमेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसके बैंक से पैसे ले लें जो टैक्स बनता है। अच्छा, इन केसेस इसीलिए ये नेगेशन हो गया कि जी मैंने इनकम दिखानी नहीं थी। अगर किसी वकील साहब ने लॉ नहीं पढ़ा और उन्होंने कहा जी ये एग्जाम्प्ट इनकम है, वैसे भी तो इसका एडवाइस ऑफ मतलब- काउंसिल जो है, वकील की मुशावरत जो है वो कानून तो नहीं है ना जी। और क्या इसका रॉन्ग मतलब है? एडवाइस जो है, ये पाकिस्तान की, मैंने पहले भी बात की थी, जुडिशियल हिस्ट्री का एक लैंडमार्क केस है। ये डिसाइड करेगा अकाउंटेबिलिटी किस लेवल पे होनी है और कहाँ नहीं होनी, और कौन मुकद्दस गाय है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है इन केसेस वेयर द असेसी हैज हिमसेल्फ फाइल्ड हिज इनकम टैक्स रिटर्न इन विच ही हैज डिक्लेयर्ड हिज एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ पे ये स्टांस है इस ग्रुप का कि जी मैंने एग्रीकल्चर इनकम नहीं दिखाई, एग्जाम्प्ट थी। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, वो दिखाई हुई है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3B ऑफ दैट द टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू लेवी एंड असेस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एंड कैन रिकवर द सेम बाय इशूइंग रिकवरी नोटिस डायरेक्टली। ओहो, ये दो बात आगे बातें चलेगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ आपके साथ जो मैं समझ पाया हूँ, ये बात जो मेरी अपनी नाकस राय के मुताबिक है। 13 महीने पहले इसी तरह के जनाब हमें ज्यादती हो रही है, हमारे साथ बदनीति का एलिमेंट है, बड़ा सीधा सा केस है। एक आदमी साफ शफाफ हो, ज़राए मौजूद हों, और एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि आपने भी एक सवाल किया था जनरल रिटायर्ड सलीम आसम सलीम बाजवा साहब के हवाले से। देखिए, नवाज शरीफ वाला केस और बाकी केसेस सारे पनामा में आए थे, और एसेट रिकवरी यूनिट जब बना, जब सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग ले रही थी, दुबई से प्रॉपर्टियाँ निकल रही थी, तो वो जब ये सारी प्रॉपर्टीज जब वो ट्रेस करना शुरू की तो उसे एक प्रोसेस के तहत ये चीज़ें सारी सामने निकली। और अभी तो कि ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है, उस रिकॉर्ड को सामने रखते प्रोसीडिंग शुरू की। बदनीति का एलिमेंट अब चूँकि अदालतों में है, आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अगर किसी को एतराज़ है उसके ऊपर, अगर किसी को एतराज़ है, चूँकि ये मामले सारे अदालतों में आ चुके हैं, पनामा वाला भी अदालतों में आ गया था और ये भी अदालत में है, ये भी स्पेशल काउंसिल के सामने मौजूद है। और अभी तक 4 मेजर गलतियां जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ इस बारे में। नाज़रीन, सबसे पहली जो बात है ना कि इनकम टैक्स में ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की हुई, ये डिक्लेयर नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। ये 2018 और 2019 की रिटर्न आपने निकाला था 2020 के अंदर। 2020 ने जो मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो इंटेंशनली हाइड किया है डेटा फाइलिंग। हाँ, लेकिन आपने जब रिकॉर्ड चेक किया तो वो 2018 में भी नहीं फाइल थी, 2019 में हर बंदा ऑनलाइन चेक कर सकता है, ये डेट वाइज 2020 में फाइल किया। 2020 में पहली दफ़ा वो प्रॉपर्टीज जो है ना वो अपनी उन्होंने डिक्लेयर की। तो आफ्टर थॉट भी कहते हैं या बाद में भी बातें कहते हैं। तो पहली तो बात है कि उन सालों में ये डिक्लेयर नहीं थी। दूसरा सवाल बड़ा सीधा सा है, ना रेंटल इनकम डिक्लेयर की कि उनके पास या तो सोर्सेज थे इतने, ना एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की, ना एग्जाम्प्ट के हवाले से बात की,
तो एक ये वो चीज़ सामने आ गई। तीसरा जो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जब ये प्रोसीडिंग सारी चल रही थी तो उससे पहले एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने दे देते कि ये हैं वो ज़राए, ये वो चीज़ें हैं, उन्होंने कोई नहीं दी। और अभी भी जो है ना, अभी भी वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे, लिमिटेशन के पीछे, बाकी चीज़ों के पीछे छुप रहे हैं। चौथी जो चीज़ है वो फाइनली जो असनात मलिक की जो स्टोरी है उससे तो बात क्लियर होगी। You finally accepted I was working woman, but then qualified by saying that I only had tax sources only to the tune of rupees 93,75,931. You have also determined the purchase of 3 properties at rupees 104,680,020, 10 करोड़ 46 लाख के कॉन्टैक्ट्स में। ये सारी चीज़ें अगर सामने रख के देख दें तो ये चीज़ें तो अब सारी आ गई। अब तो बज़ाहिर तो फिर ये लग रहा है कि मनी ट्रेल भी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, टैक्स भी नहीं दिया, टैक्स की आमदनी रखते हैं। मैंने एक मिसाल अगर कई दफ़ा मैं देता हूँ, मैं स्मगलिंग करता हूँ, स्मगलिंग करके मैं कोई आमदन आता हूँ, मैं आके इनकम टैक्स में डिक्लेयर कर देता हूँ, तो इनकम टैक्स वो दे दिया, तो क्या स्मगलिंग वाली इनकम वाइट हो जाएगी? ये बिल्कुल ऐसे ही है ना। उसके ऊपर वो जो क्रिमिनल चार्ज है वो कैसे छूट जाएगा? टैक्सेशन लॉ इंडिपेंडेंट है और अभी थोड़ी देर के लिए इसे कहते हैं ज़राए आमदनी। मैं थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ, एक ब्रेक ले रहे हैं जी। हम वापस आते हैं। क्या कह रहे थे आप? ज़राए आमदन की जो लीगैलिटी है, जो एक टैक्स चोरी वाला इशू तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने उसको कवर कर लिया, लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं वो स्मगलिंग है या अदरवाइज जो इलीगल चोरी का पैसा है, ड्रग मनी है, ड्रग मनी है या करप्शन का पैसा है, उसको आपने बताना है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या था, अर्निंग की सोर्सेज क्या थे। अब आप एमनेस्टी में कहते हैं जी मेरे पास ये X रुपीज़ है, 100,000 है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैंने वहां से अगवा बराए तवान से ड्रग से किया है तो वो क्या कोर्ट साहब को छोड़ देंगी? नहीं, अब आप इसको कहते हैं आफ्टर थॉट। अगर आपने ये वो कानून अलग है ना, स्मगलिंग अलग है जुर्म है, करप्शन अलग है जुर्म है, मनी लॉन्ड्रिंग अलग है जुर्म है। तो वो उन जराइम के तहत यानी टैक्स दे देने से अगर मैंने टैक्स में डिक्लेयर भी कर दिया तो मेरा जो वो क्राइम है या जो वो एलिमेंट है वो तो नहीं वाइप आउट हो सकता। आसान लफ्जों में कहते हैं ज़राए आमदन। आमदनी के ऊपर टैक्सेशन एक अलग इशू है, ज़राए आमदन की लीगैलिटी भी देखी जाती है, आम टैक्स पेयर के लिए भी देखी जाती है। उसके ऊपर फिर FIA, नैब है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, वो सारे अदारे आएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने गन पॉइंट पे ये पैसे छीने और ये प्रॉपर्टी ले रही है, आप टैक्स ले लें, तो क्या FBR में टैक्स देने से वो मैं उसे छूट नहीं जाऊंगा? वो अलग जुर्म है आपका, वो कानून के मुताबिक अगर देखा यहाँ पे क्वेश्चन है, कानून है, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मनी ट्रेल का इशू है। केस किस इशू के ऊपर बना है? उन्होंने अगर इनकी मिसेज ने ये चीजें डिक्लेयर की होती पहले तो क्या ये केस किसी स्टैंड में बनता था? फिर नहीं बन सकता था। उन्हीं से क्वेश्चन किया जाएगा ना। अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर वो कहता है जी मेरे बीवी और बच्चे ये वाली चीजें ले रहे हैं प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें तो फारूक नसीम साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह ओपन कोर्ट में कहा था कि हम उस सरकारी अफसर को पहले भेजेंगे जेल, वो जेल में फिर पूछ के बताए कि उसके बीवी बच्चों से पैसे किधर आए हैं। अगर नहीं बताएगा तो फिर उनको उस हिसाब से उन्होंने बाकायदा वो कई एसेट डिक्लेयर करने के हवाले से लॉ जो हैं जो सरकारी मुलाजमीन के कॉन्टेक्स्ट में। और हम एक और बात पे भी बड़ा वाज़ेह तौर पर हम क्लियर थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाने का मकसद ये था कि अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखना है। यानी जजेस, यानी देखना करप्शन और करप्ट वॉच डॉग आपके सामने है नैब, तो अगर हम नैब को ये इख्तियार दे दें तो वो तो हर अदालतों के जजों को हमारे को रगड़ी लगा रखेगा। और आपको पता कितना खतरनाक काम है अगर यही प्रोसीडिंग इस तरह की पब्लिक ऑफिस होल्डर के वाले हमने देखा है, हमने इंक्वायरी स्टार्ट होनी थी, इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़े भी जा सकते थे, 90 दिन का रिमांड लिया जा सकता था, फिर वो रेफरेंस दायर होना था, रेफरेंस दायर होकर कोर्टों में जाना था। तो ये तो एक बुनियादी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पता नहीं क्यों हम पीछे भाग रहे हैं, हम प्रोसीडिंग होने नहीं देना चाहते। भाई दूध का दूध और पानी का पानी, ये सारा होना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ। और आप और हम पहले दिन से यही बात कह रहे हैं और हमने कंसाइज स्टेटमेंट जो दी थी सुप्रीम कोर्ट में, हमने उस वक्त भी यही कहा था कि ये सारा मामला जो चलना है नाज़रीन, ये सारा चलना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। ये सारा यानी देखिए दो बातें तो है ना, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो एक होनी है, ये जुडिशल प्रोसीडिंग का इशू तो है नहीं है। यानी जुडिशल प्रोसीडिंग से मुराद है ये कोई जुरिसडिक्शनल इशू तो है नहीं, ये बड़ा सीधा था फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज और फैक्चुअल कंट्रोवर्सी, एक फैक्ट फाइंडिंग निकालनी है। और 184(3) में हम ये कहते थे कि 184(3) में फैक्ट फाइंडिंग, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राइडर रख के वहाँ रखा। तो यानी अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ना करती तो इसका मतलब नैब करती है। अब इमेजिन करें जो सिटिंग जजेस हैं हायर और सुप्रीम जुडिशल के,
वो अगर आईओ नैब के पास पेश हो रहे हो तो जुडिशरी की डिग्निटी किधर जाएगी? खत्म होगी ना। और इसको ये सिर्फ आप ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा है कि ये रेफरेंस मेंटेनेबल नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी फिर ख़त्म करना चाहते हैं। और आप ये देखें, इस अकाउंटेबिलिटी का मकसद है कि इन जजों की जो डिग्निटी है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने ब्रदर जजेस के पास ही रहे। उन्हीं के पास है, यानी चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस, फिर 2 हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, 5 यानी तो आप यानी अभी तक तो फिर इसका मतलब यही है कि बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि बेगम जस्टिस काजी भाई साहब ना तो सोर्सेज ऑफ इनकम बता सके, ना गालिबन मनी ट्रेल दे सके, और अब वो कहना कि यानी ज़रूरी आमदन है, रेंटल इनकम है या कोई प्रॉपर्टियाँ बेची हैं, गालिबन डिक्लेयर कहीं नज़र नहीं आ सका, तो फिर अल्टीमेटली तो फिर ये बर्डन बड़ा किसी और तरफ जा रहा है। ये इतना सिंपल केस है। मैं क्योंकि एफबीआर के साथ ही काम कर रहा हूँ, एफबीआर का एक समझदार इंस्पेक्टर जिसे आईआईआर कहते हैं वो आधे घंटे में इसको रिजॉल्व कर सकता है। और आप देखें कि जब फ्राइडे को इन्होंने 19 जून को रसगुल्ले खाए हैं तो एक दिन के बाद इनके लीडिंग लॉयर ने कहा था इससे अच्छा था कि हमारे ये पिटीशन डिसमिस हो जाती। उन्होंने उसी दिन बता दिया कि एफबीआर तो अब ये चीज़ों को सारा एलैबोरेट करेगा, यानी वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो जाएगी। यानी जीआईटी जैसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को टीम बननी थी, उसने थ्रैश आउट करना था, चीज़ें देनी थी, तो एफबीआर ने उस चीज़ को सामने रखते हुए एफबीआर ने बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ऐसे झंडा उठाया कि अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल एक्सेप्ट मी। बहरहाल ये तो मुमकिन नहीं है, मैं नहीं समझ। अब आप देखें रिव्यू पिटीशन किस लिए आई है, आप क्यों एफबीआर को रोकना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास ये मनी ट्रेल ही नहीं है। अब आपने आज ये आफ्टर थॉट ले लिया कि जी मेरे 2243 कनाल में से इतनी इनकम आई होगी। आप देखें इतना इंपॉर्टेंट केस है, ये टैक्स पेयर का और मेरा पैसा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टाइम है, जो बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है। यहाँ पे आप उन्होंने कहा जी मेरे पास एग्रीकल्चर जो इनकम है इतनी वाफर होगी कि वो पूरी कर दे प्रॉपर्टीज़ की। शी सेड, ये हसनात मलिक की स्टोरी में है, एग्रीकल्चर इनकम इज सफिशिएंट टू जस्टिफाई परचेज ऑफ 3 प्रॉपर्टी इन यूके। आप अभी वो करोड़ों रुपए की है, यानी करोड़ों रुपए की आमदन आपने डिक्लेयर कुछ नहीं किया। आपने कहा ये इतनी काफी थी कि बाजार का लफ्ज़ प्रामा फिशाई है। फिर आज आप इतना टाइम गुजरने के बाद वहां पे कह रही हैं वंस आई विजिट जैकबाबाद एंड नासिराबाद देन आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग फ्रॉम दीज लैंड्स शी एडिड। इतने समय वहां से जाकर इकट्ठा भी नहीं कर सके, होता तो इकट्ठा करते ना। अब आगे बाजार प्रामा फिशाई का लफ्ज़ देखिए, मैंने नहीं उनकी लैंग्वेज बता रहा हूँ। सरीना आल्सो रिवील्ड, ये आप उसको ये डाउनलोड किया हुआ है ना, ये पढ़ लें सारा, दैट शी ओन्ड 278 एकर्स ऑफ लैंड which is equal to 2002। अच्छा, इसकी रिबर्टल्स भी नहीं आई। इसका आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई स्टोरी छप जाए अखबार के अंदर, अगर उसकी कोई रिबर्टल्स ना आए तो एविडेंस के बराबर। दुनिया से जो बंदा चला गया ना, आपने उसको कटहरे में खड़ा कर दिया। ये इसी खबर में है, लैंड वाज मैनेज्ड बाय हर फादर who died on June 25th this year. However, due to shortage of time, she could not give the exact amount which she earned from agriculture land. She said amount of agriculture income would easily cover the price of 3 properties. ये बात वही होगी ना कि जी मेरे इतने पैसे कमाए हुए थे लेकिन मैंने डिक्लेयर नहीं किए हुए, और जो जिसके पास पैसे थे वो अल्लाह ताला के पास। अच्छा, मैं आगे बड़ा खतरनाक एक लफ्ज़ देख रहा हूँ, जरा मैं पढ़ने लगा हूँ, जरा आपको जरा से। She asked why the FBI regarded her agriculture छोड़ने के बाद the judge's wife also referred to section 41 which says the agricultural income tax would be exempt from tax under the orders। आपने explain कर दी। She also referred to section 4 of the Protection of Economic Reform Act which states that a foreign account holder enjoys immunity against inquiry of income tax department। ये तो टैक्स चोरों की अभी क्लियर जब आप कहें ना नो क्वेश्चन आस्क्ड, एक सेकंड मैं इनकी बात नहीं कर रहा, नहीं ये इसकी प्रोटेक्शन कौन लेगा? एमनेस्टी इम्यूनिटी ये कौन बंदे क्लेम करते हैं जिसके पास सोर्स नहीं होता? अगर मेरे पास जो आम लोगों के एसएससीज के हवाले से तो यही बात आती है, तो आम लोग जो ये क्लेम करेंगे उनको सादे लफ्जों में टैक्स। आप यही कहना चाहते हैं कि फिर अभी तो फिर बेगम जस्टिस काजी फाइज़ा साहिबा शायद चीज़ें सामने जो है ना वो क्लियर नहीं कर पाई हैं, और तो मजीद कोई बात आप करना चाहते हैं? इन्होंने टाइम वहाँ पे पूरा किया, और अगर आपको याद होगा 2 महीने पहले हमने कहा था कि ये जो 100 मिलियन है ये अनडिस्क्लोज है, और वहीं पे वही बात कही थी आपने। वीलॉग 100 में नाज़रीन हम कोशिश करेंगे, जो वही शहजाद भट्ट ने कहा है वो आप मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो वहाँ से वो चीज़ निकाले और निकाल के वो उतना ज़रूर इस साइज़ में वीलॉग ज़रा लंबा हो जाएगा लेकिन चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं वो मैं पहले भी कहता रहता हूँ, जो कहना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी मनी फ्रॉम चैनल। हम चाहते हैं कि असल हक़ाइक़ और चीज़ें सारी ये टेंटेटिव असेसमेंट्स होती हैं, ये कोशिश हो कि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आना है, क्या हालात आने, क्या बनना है, ये हम तो नहीं समझते इन चीज़ों को, लेकिन हमारा काम है जो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो सामने रखा जाए। जब आप बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो उससे ये एडवांटेज ये होगा कि फौरी आपको आ जाएगी। आजकल पता नहीं नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी दोस्तों ने शिकायत की है, मैं चेक करूँगा, टीम को वो चेक करेंगे यूट्यूब वालों से वाई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहे हैं रेगुलरली। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम।